नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवान एकेडमिक पर। साथियों, आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का आप सभी का और हमको भी बेसब्री से इंतजार था। साथियों, आज से हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के MCQ क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके सबसे पसंदीदा चैप्टर सॉल्यूशन का। तो आइए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। साथियों, आज का क्वेश्चन है कि बिलियन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। साथियों, आज का क्वेश्चन है बिलियन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास विलायक, दूसरा ऑप्शन है विलेय, तीसरा है सांद्रण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों, सबसे पहले एक टर्म हम लोग समझेंगे बिलियन। ये बिलियन क्या होता है, उसके बाद से इसी टर्म में इसका आंसर छुपा हुआ है। बिलियन क्या होता है साथियों? बिलियन कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। यानी कि यूं कहा जाए तो बिलियन में दो पदार्थ होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हमको शरबत बनाना है। शरबत बनाना हो तो शरबत बनाने के लिए पहले पानी लिया जाता है। जैसे कि क्या चाहिए शरबत बनाने के लिए? पानी चाहिए और प्लस क्या चाहिए? चीनी चाहिए। शरबत बनाने के लिए यहाँ पे हम दो पदार्थों से शरबत बना रहे हैं, पानी से और चीनी से। पानी से और चीनी से जब ये दोनों को हम मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है जी? बिलियन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि शरबत क्या है? तो शरबत एक बिलियन है। तो देखिए, इस जब शरबत हम बनाएंगे तो शरबत में पानी की मात्रा कम होगी, पानी की मात्रा अधिक होगी और चीनी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चीनी की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो, तब वो बिलियन बन ही नहीं सकता है। तो इसमें पानी की मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी को हम लोग कहते हैं विलायक, यानी कि सॉल्वेंट कहा जाता है साथियों। और जिसकी मात्रा कम होती है यानी कि चीनी, इसको हम लोग कहेंगे विलेय, यानी कि सॉल्यूट। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको सॉल्वेंट कहा जाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी उसको सॉल्यूट कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि बिलियन में दो ही पदार्थ मेजर होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है साथियों, यानी कि बिलियन बनाने के लिए दो कंपोनेंट चाहिए आपको, एक चाहिए विलेय और दूसरा चाहिए विलायक। विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा, ये विलायक यहां पे कर दीजिए, विलायक की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिलियन में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है साथियों? तो बिलियन में जो सबसे अधिक मात्रा में पदार्थ पाया जाएगा उसको होगा क्या? विलेय। यानी कि ऑप्शन ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। आपका आंसर होगा विलायक। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि पानी और चीनी में विलायक कौन होगा, तो पानी और चीनी में पानी जो है विलायक का कार्य करेगा, यानी कि सॉल्वेंट का कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव, यहां पे ए होना चाहिए, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाई जाती है। साथियों, यहां पे आपको देखना है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि टिंडल प्रभाव दिखाने के लिए बिलियन को कोलाइड होना चाहिए, यानी कि बिलियन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो बिलियन कोलाइड ही होना चाहिए, यानी कि कोलाइड होना चाहिए। अगर कोलाइड होगा तो ही टिंडल प्रभाव की घटना हो पाएगी, अदरवाइज टिंडल प्रभाव की घटना नहीं होगी। याद रखिएगा, बिलियन से कभी भी टिंडल प्रभाव की घटना नहीं दर्शाया जाता है, यानी कि नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि बिलियन टिंडल प्रभाव की घटना नहीं दिखाता है। तो कौन दिखाता है टिंडल प्रभाव? टिंडल प्रभाव का घटना कौन दिखाता है? कोलाइडी बिलियन, या अर्थात कोलाइड दिखाता है। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में दिया है चीनी का घोल, दूसरा दिया है दूध, तीसरा दिया है पानी और चौथा दिया है रक्त। तो सबसे पहले इसमें हम पहचानेंगे कि कौन सा इसमें कोलाइड है और कौन सा कोलाइड नहीं है।
तो साथियों कोलाइड का एग्जाम्पल होता है रक्त, दूध, कुहासा, ये सभी जो है कोलाइड के एग्जाम्पल है, कोलाइड। ठीक है, और बाकी तो इसमें ऑप्शन क्या है जी कि चीनी का घोल, दूध, पानी और रक्त। देखिएगा कह रहा है कि किसमें टिंडल प्रभाव की घटना नहीं दिखाई जाती है। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, टिंडल प्रभाव आपको नहीं खोजना है, आपको बताना है कि किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो साथियों टिंडल प्रभाव उसमें नहीं पाया जाएगा जो कोलाइड नहीं होगा। तो ये कोलाइड है, दूध कोलाइड है, पानी को तो हटा ही दे दीजिए, ये तो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है नहीं। ठीक है, तीसरा ये, चौथा ऑप्शन ये भी जो होता है कोलाइड है, यानी कि इसमें दिखाएगा टिंडल प्रभाव की घटना रक्त में दिखाई देगी, यानी ये भी गलत हो गया आंसर। दूध में दिखाई देगी, ये भी गलत हो गया। चीनी का घोल, अभी आपको एग्जांपल दिए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि चीनी का घोल जो है ना 1 बिलियन है। तो याद रखिएगा बिलियन में कभी भी टिंडल प्रभाव की घटना नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा चीनी का घोल होगा आंसर। तो साथियों आपका आंसर हो जाएगा ए, चीनी का घोल। ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुले हुए आयतन या मात्रा को क्या कहते हैं। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी बिलियन के इकाई आयतन में, क्वेश्चन है कि किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुले हुए आयतन को या मात्रा को क्या कहते हैं। देखिएगा साथियों, ऑप्शन है बिलियन, दूसरा ऑप्शन है विलेयता, तीसरा ऑप्शन है सांद्रण और चौथा है मोललता। तो देखिएगा साथियों ऑप्शन क्या होगा, इकाई आयतन। देखिएगा जब भी यहां पे दो चीज आपको समझना है, एक समझना है सांद्रण और एक समझना है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। क्योंकि इन दोनों को जैसे ही आप क्लियर समझ पाइएगा इसका आंसर आप खुद से ही कर पाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुले हुए आयतन को क्या कहा जाता है। देखो जी, सांद्रण कहता है कि किसी बिलियन के इकाई आयतन में, यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई यहां पे बिलियन है, इस बिलियन में कोई पदार्थ घुल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे कोई बिलियन बना हुआ है, बिलियन, और इसमें बाहर से कोई पदार्थ डाला जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे बिलियन है NaCl का, ठीक है, NaCl प्लस H2O का है, ये पहले से बिलियन बना हुआ है। ठीक है, और इसमें बाहर से हम और KCl की और मात्रा डाल रहे हैं ना, तो ये बिलियन में घुल रहा है। जब भी कोई पदार्थ बिलियन के इकाई आयतन में घुला होता है उसको सांद्रण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई पदार्थ किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुला होता है, इकाई आयतन, इसको याद रखिएगा, इकाई आयतन में घुला होता है। जब भी कोई पदार्थ किसी बिलियन के इकाई आयतन में या द्रव्यमान में घुला होता है उसको सांद्रण कहते हैं। और विलेयता क्या होता है, तो कहता है कि किसी विलायक के, क्वेश्चन कहता है विलेयता, एक बार फिर से देखिएगा साथियों, विलेयता क्या कहता है, विलेयता कहता है कि किसी विलायक के, इसमें बिलियन नहीं होती है, इसमें विलायक होती है। कहता है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में घुले हुए किसी पदार्थ के आयतन या मात्रा को विलेयता कहते हैं। यानी कि विलेयता होने के लिए ना विलायक होना जरूरी है। जैसे इसका एग्जांपल समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे पानी दिया हुआ है, ठीक है, और पानी में आप नमक को घोल रहे हैं, तो पानी में नमक का घोलना विलेयता कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। रही बात सांद्रण की, तो सांद्रण समझिएगा। इसके बाद सांद्रण क्या कहता है, सांद्रण कहता है कि किसी बिलियन के इकाई आयतन में, कहता है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम में या इकाई आयतन में, किसी बिलियन के इकाई आयतन में, किसी बिलियन के इकाई आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा को सांद्रण कहते हैं। ठीक है, तो सांद्रण का डिफिनीशन ये होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन के इकाई आयतन, यानी कि जब भी बिलियन की इकाई आयतन दिया जाए तो उसमें विलेयता नहीं होता है, सिर्फ सांद्रण होता है, तो बिलियन नहीं होगा, विलेयता नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, सांद्रण। आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि मोलालिटी को भी सांद्रण ही कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे सबसे यहाँ पे मूल टर्म दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आंसर हम लोग क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, ठीक है, ना कि मोलालिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर ये भी नहीं होगा, यानी आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन है कि वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है क्या कहलाता है। देखिए सॉल्युबिलिटी के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। देखिए अगर कोई विलयन दिया है और उसमें कोई पदार्थ मैक्सिमम घुल गया है, कह रहा है कि उसमें और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, तो उस स्थिति में विलयन हमेशा क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, संतृप्त होगा, ठीक है। आने वाले वीडियो में टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी के आधार पर विलयन का जो प्रकार होता है उसका हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या होगा, संतृप्त विलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित, देखिए साथियों यहां पे क्वेश्चन है विलायक के 100 ग्राम में, अभी आपको बताए थे, कह रहा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं यदि ताप और दाब नियत हो। क्वेश्चन में साथियों कह रहा है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित, आपको बोले थे कि जब भी कोई पदार्थ विलयन में घुला रहता है, विलयन के इकाई आयतन में घुला होता है, इकाई आयतन में घुला होता है, उसको हम लोग सांद्रण कहते हैं। और जब भी कोई पदार्थ विलायक में घुला रहता है, विलायक के इकाई आयतन में घुला होता है, उसको साथियों विलयता कहते हैं। और विलयता में हमेशा ताप और दाब दिया हुआ रहता है या फिर नियत रहता है। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि ताप दाब बढ़ेगा तो उसमें वेरिएशन आएगी, विलयता घटेगा बढ़ेगा, तो विलयन आंसर नहीं होगा, सांद्रण नहीं होगा। सांद्रण क्यों नहीं होगा, सांद्रण इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ घुलता है तो वह सांद्रण नहीं होता है। सांद्रण होने के लिए विलयन के इकाई आयतन में पदार्थ को घुलना चाहिए। तो साथियों आंसर इसका होगा क्या, विलयता। और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी कंसंट्रेशन का टर्म है, सांद्रण का एक पद है, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी राशि ताप से स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी राशि ताप द्वारा स्वतंत्र होती है, यानी कि वैसी राशि बताना है जिसपे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार गौर के देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए कि किस पे ताप का प्रभाव पड़ता है और किस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों याद रखिएगा कि ताप पर उसी का प्रभाव पड़ता है, उसी राशि पे ताप का प्रभाव पड़ता है जिसमें आयतन दिया हुआ रहता है, यानी कि जिस राशि में आयतन की बात होती है उस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होता है। जब भी किसी गैसीय पदार्थ में जब ताप बढ़ाते हैं तो आयतन में कमी होती है, जब ताप घटाते हैं तो आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि निम्न में, क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी राशि ताप से स्वतंत्र होता है, यानी कि ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। पहला ऑप्शन है मोलारिटी, मोलरता। दूसरा आपका ऑप्शन है, दोनों एक ही ऑप्शन हो गया, दोनों ऑप्शन एक ही है साथियों यहाँ पे, मोलारिटी। तीसरा ऑप्शन है नॉर्मेलिटी और चौथा है मोलालिटी। साथियों क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में किस पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ताप से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र वही होगा ताप से जिस पे ताप का प्रभाव नहीं होता है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जिसमें आयतन दिया होगा उस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा और जिसमें आयतन नहीं दिया होगा उसमें ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ए है मोलालिटी, यानी कि कैपिटल M। आप लोग इसका फॉर्मूला जानते होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में दिया रहता है तो यहाँ पे 1000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो साथियों इसमें आयतन जो है दिया हुआ है, यानी कि आयतन दिया है, यानी कि इस पे ताप का प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है कि ताप से स्वतंत्र होता है, तो ये नहीं होगा। नहीं क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है जी,
इसमें आयतन दिया हुआ है, आयतन जिसमें दिया रहता है उसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों एक ही है, तो इस पे कोई चर्चा नहीं। तीसरा ऑप्शन समझिएगा, तीसरा ऑप्शन है नॉर्मलिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। आप लोग इतना तो समझते ही होंगे कि क्या होना चाहिए फॉर्मूला। और दूसरा अब बट्टा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। साथियों इसमें भी वॉल्यूम लगा है, यानी इस पर भी ताप का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ये गलत, ये भी गलत, ये दोनों एक ही है और ये भी गलत। तो तीसरा जो बचता है यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, ये मोलालिटी पे ताप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, थोड़ा इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, मोलालिटी बराबर होता क्या है, मोलालिटी देखिए साथियों, अगर आपको इसका डिफिनीशन याद होगा तो ये कहता है कि किसी विलायक में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलालिटी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होता है केजी में होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। साथियों एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या होता है मोलालिटी बराबर, मोलालिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो साथियों इसमें मास आ रहा है, और जिसमें भी मास होता है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों, तो आपका आंसर क्या होगा, मोलालिटी। याद रखिएगा, मोलालिटी पे ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और राशि होता है जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, इसमें भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक मोल का अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि किसी बिलियन के कुल अवयवों के मोल प्रभाज कितने होते हैं। क्वेश्चन बड़ा सुंदर है साथियों, कि किसी बिलियन के कुल अवयवों के मोल फ्रैक्शन, किसी बिलियन के कुल अवयवों के मोल प्रभाज। साथियों मोल प्रभाज को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। साथियों कह रहा है कि किसी बिलियन में अगर कंपोनेंट उपस्थित हो तो उसका कुल मोल फ्रैक्शन का योग कितना होगा साथियों, तो इसका आंसर होता है 1। आंसर कितना होता है 1। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है कि कैसे होता है, तो आइए इसका सॉल्यूशन भी हम करा देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन कराने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिलियन है, बिलियन में क्या है, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी, यानी कि ए और बी से मिलकर कोई बिलियन बना हुआ है ए बी। ध्यान से देखिएगा साथियों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो इसका आंसर 1 होगा, लेकिन कैसे 1 होगा इसको समझेंगे। ठीक है, और ये हम लोग देख रहे हैं कौन से केस के लिए, 4 बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन। साथियों आप जानते हैं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है साथियों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आइए समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई बिलियन बना है ए और बी से मिलकर बना है, और ये बिलियन बना क्या, ए और बी। देखिए बिलियन बनेगा, कोई पदार्थ किसी पदार्थ में घुल रहा तो उसका मोल भी दिया होगा। तो मान लेते हैं कि इसका मोल है Na और इसका मोल है Nb। ठीक है साथियों, यानी कि यहां पे 2 पदार्थ था ए और बी, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। कोई किसी को सॉल्यूट सॉल्वेंट मान सकते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो सॉल्वेंट हो जाएगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट हो जाएगा। देखिए 2 पदार्थ है, इसमें मोल क्या दिया है, एकदम ध्यान से देखिए, पूरा एक्सप्लेन के साथ इसको समझेंगे। मोल क्या दिया है, Na और Nb दिया है साथियों। तो आपको हम बताए थे कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कुल मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट कितना है A और B, तो हम दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। आप पढ़े हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट किया जाता है, आप जानते होंगे। यहाँ पे हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो है ना Na, ये सॉल्यूट है, ठीक है, और ये B जो है क्या है, सॉल्वेंट है। साथियों A सॉल्यूट है और B क्या है, सॉल्वेंट है। आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि इसका मोल फ्रैक्शन 1 कैसे होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है।
अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? अगर बाइनरी सॉल्यूशन दिया हो तो डिफिनीशन का आता है कि विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं साथियों। तो अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालें, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, सॉल्यूट का आपको तो बता ही दिए थे कि ए और बी मानना है, तो कहेगा सॉल्यूट के मोल बटा सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। ये आपका निकल गया क्या? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाले साथियों, तो सॉल्वेंट का मोल बटा सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, इस समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसी बिलियन के कुल अवयवों के, यहाँ पे अवयव कितना है जी? 2 है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। ऐसे बिलियन में 2 ही अवयव होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन का यहाँ पे देना चाहिए योग कितना होगा, ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। किसी बिलियन के कुल अवयवों के मोल फ्रैक्शन कितना होता है या मोल फ्रैक्शन का योग कितना होगा, उसको चेक करेंगे। तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट, x सॉल्वेंट इजकल टू क्या होगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो Na बट्टा Na प्लस NB प्लस, इसको तो जोड़ दिए, अब इसको लिखेंगे NB और ये क्या होगा? Na प्लस NB। आप अगर दोनों को जोड़ते हैं प्लस है ये NB, इसका लघुत्तम आप निकालिएगा तो Na प्लस NB होगा साथियों। लघुत्तम क्या होगा? इन दोनों का लघुत्तम Na और NB। ऐसे साथियों ये तो आप भली बात ही जानते हो, ये एक मर्त में जाएगा तो ये Na और ये भी एक मर्त में जाएगा तो NB। देखो साथियों ये कटेगा तो कितना होगा? 1 होगा, यानी कि x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इजकल टू कितना होगा? 1 होगा। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछा गया है और यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव में इसको देख रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिखिए। तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, और इसका जवाब आप ही लोग देंगे, कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि मोलारिटी का मात्रक क्या होता है साथियों। क्वेश्चन है कि मोलारिटी का मात्रक क्या होता है। मोलारिटी का मात्रक क्या होता है? तो साथियों आपका आंसर आ भी गया होगा। ऐसे आप लोग देख लीजिए, मोलारिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ये, आ जाओ जी। क्या होगा जी? मोलारिटी बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, ये यहां तक तो आप जानते हो, बटा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मात्रक क्या होता है? मोल का मात्रक मोल होता है और वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? तो साथियों लीटर होता है। तो लीटर हो गया ये, यानी कि M/L होगा, यानी कि मोल प्रति लीटर। तो साथियों मोल प्रति केजी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है? नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। यानी साथियों आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए इसका हम सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा ना कि आप पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन को देखिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भी आप देते रहिए कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। बाकी हम इसका सोल्यूशन तो कराएंगे ही, तब तक इसका हम आंसर बनाते हैं। इसके पहले आप लोग जवाब दीजिए इसका कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन का दीजिए साथियों जवाब इसका। क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं कि 1 लीटर बिलियन में, साथियों क्वेश्चन है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकियों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी कहता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं साथियों। ऑप्शन है आपके सामने, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी की इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए साथियों। देखिएगा पहले सबका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए किसका ऑप्शन मैच करता है। मोलारिटी क्या कहता है? मोलारिटी कहता है कि विलय के मोलों की संख्या,
हिंदी में ही लिख देते हैं। विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बट्टा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ये होता है बिलियन का आयतन। ठीक है, ये होता है मोलारिटी का डेफिनेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि मोललता, मोललता, मोललता क्या होता है? तो मोललता होता है विलय के मोलों की संख्या, और ये लीटर में होगा, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर लीटर में नहीं दिया, एमएल में दिया हो तो 1000 से गुना करेंगे। हाँ, मोललता में क्या होगा? तो विलय, विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलय, विलायक, ऐसे कर देते हैं इसको, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये केजी में होता है। तो देखिए, तो इन दोनों में कहीं भी आप नहीं देखिएगा ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, कहीं नहीं दिया है, यानी कि ना ही ऑप्शन ये होगा और ना ही ऑप्शन ये होगा, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब बाकी बचा ये तीसरा, तो ऐसे नॉन ऑफ दी तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्मलिटी होना चाहिए। साथियों, आइए देखते हैं नॉर्मलिटी कैसे होगा, समझिएगा। नॉर्मलिटी कैसे होगा समझिएगा। नॉर्मलिटी का क्या होता है फॉर्मूला? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। साथियों, यहां पे आपको मिल गया ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को ही क्या कहते हैं? ग्राम समतुल्यांकी की संख्या कहते हैं साथियों, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, और आप सभी का आंसर सी आया भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि लीटर बिलियन में, कह रहा है कि लीटर बिलियन में, यानी कि देखिए क्वेश्चन आप समझने का प्रयास भी कीजिएगा। लीटर बिलियन में, यानी कि यहां पे बिलियन का क्या दिया है? बिलियन का द्रव्यमान नहीं दिया है, बिलियन का आयतन की बात कर रहा है, क्योंकि आयतन को ही हम लोग लीटर में मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन पकड़ने वाला चीज, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कह रहा है कि लीटर बिलियन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहते हैं? ग्राम अणुओं की संख्या, कहने का मतलब क्या है? क्वेश्चन सामान्य शब्दों में समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन के आयतन में कोई अणु घुला रहता है, उसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, कोई अगर बिलियन है और इसमें कोई पदार्थ घुला है, अणु घुला है, तो अणु ही मोल, अणु से ही हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? मोल प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहां किस ओर संकेत करता है? ये संकेत कर रहा है मोलारिटी की ओर संकेत कर रहा है साथियों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मोलारिटी होना चाहिए। ऑप्शन क्या है? देखिए, मोल प्रभाज, ये तो इसमें मोल की बात होती है, ये तो होगा नहीं। नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कब होता? जब इसमें ग्राम इक्विवेलेंट दिया रहता, तो ये तो दिया नहीं है, यानी ये भी गलत है। और ये मोलालिटी, सॉरी, ये मोललता है, यानी कि मोलालिटी है, और मोलालिटी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इसमें भी आयतन की बात नहीं हो रही, आयतन की बात किसमें होगी? डी में होगी साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है जी, और इसको हम प्रॉपर वे में आपको बनाकर दिखाएंगे भी, और ये भी आपको समझाएंगे कि फास्फोरिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है। ये भी, इस बात को भी समझेंगे हम लोग साथियों। इसको एकदम डीप में समझा जाएगा कि एक्चुअली ये होता क्या है। आंसर तो बड़ा ही सिंपल है इसका। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3 m, एक्चुअली ये जो m है ना, कैपिटल M में देना चाहिए, इधर हम कर देते हैं। 0.3 m फास्फोरिक एसिड की सामान्यता क्या होगी? सामान्यता साथियों, सबसे पहले एक बात यहां पर समझेंगे कि मोलालिटी और नॉर्मलिटी में संबंध क्या होता है साथियों। नॉर्मलिटी और मोलालिटी में संबंध क्या होगा? अगर एसिड होगा तो एसिड के लिए क्या होता है? n बराबर होता है m गुणे, m बोले तो मोलारिटी, m गुणे ये होता है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी साथियों आप जानते होंगे, बेसिसिटी को भास्मिकता कहा जाता है। ये एकदम दोनों वर्ड समझाने वाले हैं कि भास्मिकता और ये क्या होता है। और दूसरा देखिएगा साथियों कि अगर एसिड होगा तो नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या संबंध होता है साथियों।
तो अगर नॉर्मेलिटी निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा m गुणे एसिडिटी। सॉरी किसके लिए है, तो ये एसिड के लिए नहीं है, ये बेस के लिए है। साथियों अगर नॉर्मेलिटी आपको चेक करना होगा तो कैसे निकालेंगे, n बराबर m गुणे एसिडिटी, एसिडिटी यानी कि अम्लीयता। ठीक है, ये बात आपको समझना है। क्वेश्चन आज देखिए आपके पास गिवन क्या है जी, तो फास्फोरिक एसिड दिया है, फास्फोरिक एसिड। साथियों सबसे पहले जानिए कि फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। बोर्ड पे लिखा भी गया है कि फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला साथियों क्या होता है, H3PO4 होता है। साथियों इसको हम लोग ऑर्थो फास्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा फास्फोरिक एसिड को ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी कहा जाता है, या फिर एक और नाम होता है मोनोफास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। सबसे पहले साथियों आप इन तीनों नाम को याद रखेंगे कि फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4 और इसको ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, एक बार फिर से सुनिएगा, फास्फोरिक एसिड को ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी कहा जाता है या फिर मोनोफास्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। अब बेसिसिटी कैसे निकलता है साथियों, सबसे पहले देखो जी यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एसिड दिया है, यानी कि कौन से फार्मूला का यूज होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझ के चलें कि फार्मूला इसमें यूज होगा n बराबर यानी कि नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी गुणे बेसिसिटी का यूज होगा फार्मूला में। तो सबसे पहले साथियों हम लोग चेक करेंगे कि H3 आपके पास एसिड कौन सा है जी, H3PO4। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिसिटी निकालेंगे। साथियों ये कई बार क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा गया है कि फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा साथियों, फास्फोरस एसिड और फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है साथियों। तो इन दोनों चीजों को हम यहाँ पे देखते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भले ही आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन प्रत्येक टॉपिक का हम सोल्यूशन के साथ आपके आंसर को टिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखे और यहाँ पे आपको करा दे कि आपका आंसर फलाना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी यहाँ पे आंसर चलेगा प्रॉपर सोल्यूशन के साथ चलेगा साथियों बेसिसिटी ऐसे आप याद रखिए कि H3PO4 का बेसिसिटी 3 होता है। ठीक है, ये कैसे होता है आइए हम इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड OH। साथियों आपके मन में एक दुविधा तो ये जरूर होगा कि ये समझ में नहीं आता है कि एसिड में बेसिसिटी क्यों होता है। लगने में तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, कि नाम लगने में अजीब लगता है कि एसिड में बेसिसिटी क्यों। एसिड में बेसिसिटी इसलिए क्योंकि ये एसिड जब जल में घोलेंगे ना तो ये OH को ना क्या करेगा, रिलीज करेगा, इसीलिए इसी से निकाला जाता है बेसिसिटी। तो देखिए तो इसके पास कितना OH है, 3 OH है ना, यानी कि ये 3 हाइड्रोजन को 3 OH को दे सकता है, इसलिए साथियों इसका बेसिसिटी क्या होगा, 3 होगा। उम्मीद करते हैं सभी साथियों को बेसिसिटी निकालना समझ में आ गया होगा कि एसिड में बेसिसिटी क्यों लिखते हैं। लिखने का प्रॉपर रीजन यही है कि एक्चुअली है एसिड ना, लेकिन ये क्या डोनेट करता है, क्या देता है, जल में डिकम्पोज होकर जल में घुल करके OH आयन देता है। ठीक है, तो साथियों याद रखिएगा H3PO3 का बेसिसिटी होता है 3। तो साथियों आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रक्चर एक बार गौर से देख लीजिएगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। साथियों एक और बात, ये फास्फोरिक एसिड का एक और नाम होता है ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। एकदम इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको प्रॉपर वे में याद कर जाना है साथियों। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं कि ये बनता कैसे है, उसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे फास्फोरस एसिड का। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा समझिए। देखिए गिवन डेट में क्या है, एकदम प्रॉपर सोल्यूशन के साथ देखिए साथियों। टिक मारने से कोई फायदा नहीं है, आप सोल्यूशन देखिए अगर आपको ये बनाने आ जाए, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन साथियों बना रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाकर देखिए, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एयर में दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों क्या दिया है, एसिड कौन सा है,
तो एसिड है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड है। फार्मूला क्या है साथियों? H3PO4 है साथियों, ठीक है। तो इसका बेसिसिटी अभी आपको बताया था ना, बेसिसिटी कितना होगा साथियों? तो इसका बेसिसिटी होगा कितना? 3। और देखो जी क्वेश्चन में मोलारिटी दिया है, ये स्मॉल m मत समझिए, कैपिटल M है साथियों। तो यहाँ पे मोलारिटी कितना दिया है? मोलारिटी साथियों कितना दिया है? तो मोलारिटी दिया है 0.3 m दिया है। देखने में आपको स्मॉल m लग रहा है कि स्मॉल नहीं है, वो कैपिटल M है साथियों। नॉर्मेलिटी निकालना है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाला जाता है? नॉर्मेलिटी निकाला जाता है साथियों, कैसे निकाला जाता है नॉर्मेलिटी? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है m गुणे बेसिसिटी, बेसिसिटी होता है साथियों। तो m का मान कितना दिया है? 0.3 और बेसिसिटी का मान कितना दिया है? तो बेसिसिटी का मान दिया है कितना? 3। तो इसको जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.9। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका आंसर होने वाला है सी, यही आपका आंसर सही होगा। चलिए इसको नोट कीजिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए, कॉपी में इसको लिखते रहिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। साथियों अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे बोले थे कि 2 क्वेश्चन को और आपको कराना है इसी क्वेश्चन में, साथ में देखते चलिए। यहाँ पे कर देते हैं, इसका तो आंसर हो गया साथियों, का आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन और ऐड करते हैं। एक है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपने देखा H3PO4। तो स्ट्रक्चर आपको हम बता दें साथियों, स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये OH। साथियों ये फॉर्मूला को, ये स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड को ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहा जाता है। और साथियों एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए, फास्फोरस, अस लग गया जी, फास्फोरस एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। इंपॉर्टेंट भी है जी, आपके टर्मिनल में सेंटअप एग्जाम में ये पूछा भी था जी कि H3PO3 का बेसिसिटी क्या होता है। तो देखिए साथियों यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा ना, बस इसी को कर लेना है। अगर आपके फाइनल एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना तो यही आएगा, हूबहू क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से कर लेना है जी। फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। तो साथियों इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH और एक होता है अकेले रह जाता है H। साथियों देखिए यहाँ पे 2 गो OH दिखाई दे रहा है, ये OH और ये OH। आपको बोले थे ना कि जितना इसमें OH होगा उतना ही ना डिकम्पोज होगा वाटर में। तो बताइए रिलीज कितना करेगा OH? बेसिसिटी निकालने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ गया ना तो आपको किसी भी एसिड का निकालने की बेसिसिटी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा एसिड में हमेशा बेसिसिटी निकाला जाता है और बेस में हमेशा एसिडिटी निकाला जाता है साथियों। तो साथियों इसमें 2 ही OH दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका बेसिसिटी होता है 2। अगर इसकी बेसिसिटी की बात करें तो इसका बेसिसिटी होता है साथियों कितना होगा? कमेंट बॉक्स में कीजिए, जवाब दीजिए इसका। OH है, OH है और OH है। कौगो OH दिखाई दे रहा है साथियों? तो इसमें 3 OH दिखाई दे रहा है, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा? 3 होगा। क्वेश्चन देखने में सिंपल है, आंसर भी सिंपल है, लेकिन पूरा प्रोसेस के साथ आप इसके आंसर को देखिए, क्योंकि ये प्रोसेस ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। सिर्फ तुक्का लगाने से एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका क्लियर होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा भी गया है कि फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए और बेसिसिटी लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलारिटी क्या होता है? बड़ा फेमस क्वेश्चन है साथियों, इसको एकदम एक्सप्लेन के साथ बनाएंगे। क्वेश्चन है साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान के, शुद्ध जल का पीएच मान नहीं पूछा साथियों, मोलारिटी पूछा है।
ऐसे शुद्ध जल का पीएच मान जब बोल ही दिए हैं तो ऐसे पीएच मान कितना होता है जी? 7 होता है साथियों। ठीक है साथियों, क्वेश्चन है कि शुद्ध जल की मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी बताना है साथियों। जैसे अभी आप लोग इसका आंसर याद कर लीजिए, इसका आंसर होता है 55.6, लेकिन ऐसे कहीं कहीं ये भी दिया रहता है, कहीं कहीं दिया रहता है 55.55, ये आंसर दिया रहता है। दोनों में से कोई दे, आप आंसर क्या लगाएंगे? 55.6 या फिर 55.5। साथियों इसको बनाएंगे कैसे? एक्चुअल में क्वेश्चन में तो आपको कहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो मोलारिटी निकालना है। ठीक है, तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे साथियों, आइए सीखते हैं कि कैसे इसका मोलारिटी निकाला जाता है साथियों। गौर से देखिएगा, और ये अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने उन साथियों के पास इस वीडियो को पहुंचाइए जो साथी इस बार एग्जाम देने वाले हैं आपके। तो बाबू चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल का मोलारिटी ज्ञात करना है साथियों। मोलारिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली ये निकाला कैसे जाएगा साथियों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए एक आप बात याद रखिएगा, यहां पे लिखिएगा वी नो डैट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके एग्जाम में, अभी तक कोई ऐसा गेस नहीं होगा इंटरमीडिएट आपके एथी का, आपके बोर्ड का, कि जिसमें ये क्वेश्चन दिया नहीं गया हो एमसीक्यू में। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आपको दिखाई दे देगा। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछा गया है कई बार, और एमसीक्यू में भी पूछा गया है। साथियों इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। ऐसे तो आपका आंसर ये होना चाहिए, होना वही होगा, लेकिन कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आप लोग लिखिएगा वी नो डैट डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। साथियों ये आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर का डेंसिटी जो है, घनत्व जो है 1 ग्राम प्रति CM³ होता है। समझिएगा मतलब आओ, शुद्ध जल का घनत्व जो है, डेंसिटी का मतलब किधर लिखेंगे, ये डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है। ठीक है, अब ये घनत्व क्या बताता है? घनत्व बताता है कि प्रति CM³ में कोई पदार्थ कितना घुला हुआ है, वही डेंसिटी बताता है। यानी देखिए ग्राम CM³ का मतलब क्या है, यानी कि बिलियन का जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1 CM³। साथियों यहाँ पे थोड़ा सा मैथ की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ही है, तो थोड़ा मैथ की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कहीं भी आपको दिक्कत महसूस अब नहीं होने देंगे। तो साथियों ये कैसे, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है, 1 ग्राम प्रति CM³। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम पर CM³ होता है। यानी कि अगर आयतन दिया हो 1 CM³ ना, 1 CM³ दिया हो, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। और ये वाटर किसका काम करेगा बाबू, तो ये वाटर यहाँ पे फिलहाल किसका काम करेगा, तो सॉल्यूट का काम करेगा। और ये मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे समझिएगा 1 CM³ दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथ वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। 1 CM³ को ही हम लोग 1 ml कहते हैं। तो साथियों हम लिख सकते हैं ना 1 CM = 1 ml। चलिए साथियों अब क्या होता है, मोलारिटी का डिफिनीशन आपको मालूम होगा कि विलय के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो साथियों यहाँ पे निकाल ही देते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। साथियों ध्यान से देखिएगा, यह प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट = क्या होगा, तो गिवन मास। क्या होता है जी, गिवन मास बटा मोलर मास, मोलर मास। एक्चुअली गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास जल का कितना है, 1 है। और यहाँ पे किसका मोलर मास निकालना है साथियों, मोलर मास किसका निकालना है, H2O का निकालना है साथियों। तो ध्यान दीजिए इस टॉपिक पे, 1 का 1 और जल का H2O का आप जब मास निकालोगे ना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का 2 और प्लस 16, 16 2 18 साथियों हो जाएगा 18। अब देखिए साथियों मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी ध्यान दीजिएगा साथियों। मोलारिटी का फार्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको N कहते हैं, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये इन ml में दिया हो तो हम गुणा कैसे करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे।
समझिएगा फॉर्मूला को। और ऐसे भी आपको पता भी होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू एन बराबर, सॉरी एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। साथियों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे निकाले हुए हैं 1/18, 1/18 ये नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बट्टा छुपा था, 1/18, और वॉल्यूम कितना दिया है, 1 दिया है, और ये 1000 का 1000 ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ये मूल बट्टा ये है, तो 1000/18। जब आप भाग दीजिएगा साथियों तो आएगा आंसर 55.55 एम, या फिर 55 पॉइंट, उसको राउंड फिगर में 6 भी लिखा जा सकता है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये पहला। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 5 ग्राम NaOH युक्त 220 ml बिलियन की मोलारिटी क्या है। साथियों ये भी क्वेश्चन पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करें, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी कि मोलारिटी निकालना है। आइए शुरू करते हैं। मोलारिटी में क्या, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, देखिए 5 ग्राम NaOH बिलियन में घुला है, यानी कि जो घुलता है ना उसको विलेय कहते हैं, और जो घुलाता है उसको विलायक कहते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, साथियों मास ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो NaOH है, ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी दी गई है, 5 ग्राम। साथियों यहाँ पे हम मोलर मास भी इसका निकाल लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मोलर मास की आवश्यकता इसमें पड़ेगी। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास निकालेंगे, सोडियम है, NaOH है, तो NaOH का मोलर मास निकाला जाए तो देखिए कितना आएगा। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और इसका होता है 1। तो साथियों जोड़े 6 व 3 9, 1 10 के 0, 2 1 3 1 4, यानी कि 40 ग्राम प्रति मोल होगा, ठीक है। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लिए, तो यहाँ पे सॉरी मोलर मास भी निकाल लिए, तो यहाँ पे निकाल देते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये फार्मूला में लगता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को N कहा जाता है। तो फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास होता है। तो गिवन मास कितना है साथियों, गिवन मास है 5 ग्राम, तो 5/40, तो अगर कटाए तो 5/8 यानी 1/4 मोल निकल गया। अब देखिए साथियों वॉल्यूम क्या दिया है क्वेश्चन में, आयतन कितना है 250 ml, तो इसको बदलिए या फिर क्वेश्चन में डायरेक्ट बना लेंगे। मोलारिटी निकालना है साथियों, तो N बराबर क्या होगा, N बराबर सॉरी ओ माय गॉड, N बराबर क्या होगा, N बराबर होगा M बराबर क्या होगा, मोलारिटी बराबर क्या होगा साथियों, इसको आप क्लियर रखिएगा। मोल कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है ना, 1/8। चलिए ये भी तो पूरा इरेज हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 1/8, इरेज ही करना पड़ेगा साथियों, तो बराबर हो गया। चलिए तो हम लोग क्या किए थे, अब निकालना था क्या, मोलारिटी निकालना था। पहले का यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे आप निकाल चुके थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले थे, 1/8 आया था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया था, 1/8। वॉल्यूम, इसका जब हम वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम क्या लिख दिया, हाँ वॉल्यूम कितना दिया है, 250 ml दिया है। मोलारिटी निकालना है साथियों, मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V, अगर ये ml में दिया है तो 1000 से गुणा करेंगे साथियों। तो चलिए N का मान है 1/8, 1/8 बटा वॉल्यूम कितना दिया है 250 गुणे 1000, तो ये कूद कर नीचे आ जाएगा। तो बनाएंगे कैसे साथियों, M निकालना है, तो 1000 बटा 250 गुणे 8,
कटाइए, 0 से 0 कैंसिल, और ये कटेगा 25 चौका 60, यानी कि 4/8, यानी कि 4 दूना 8, 1/2, 1 यानी m का मान आ रहा है 1/2। अब भाग लगाइएगा तो 0.2 सॉरी 0.5, यानी m का मान कितना आ गया 0.5। तो साथियों इसका आंसर होगा 0.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है और ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन साथियों। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि 5.8 ग्राम NaCl और 90 ग्राम जल में घोलकर, देखिएगा दो पदार्थ है, एक दिया है NaCl और एक दिया है क्या, तो जल दिया है यानी कि H2O दिया है, और ये घुल करके विलयन बना रहा है। क्या बना रहा है, सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि इसका मास दिया है, मास दिया है कितना इसका, तो इसका मास दिया है 5.8 और इसका मास कितना दिया है 90 ग्राम। इसका दिया है 5.8 ग्राम और इसका दिया है 90 ग्राम दिया है। तो देखिए कह रहा है कि मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका मोल प्रभाज निकालना है, NaCl का निकालना है। तो आप जानते हैं कि मोल प्रभाज तभी ज्ञात हो पाएगा जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल मालूम हो, आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो। तो देखिए साथियों इसमें तो मास दिया है, तो सबसे पहले हम लोग मोल ही निकालेंगे। तो साथियों मोल कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम शॉर्ट प्रयोग कर रहे हैं जी। मोल निकालने का, मोल को n से डिनोट करते हैं, NaCl का मोल निकालना है। तो क्या होगा साथियों, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 5.8, ठीक है, और NaCl का मोलर मास निकालना है। तो NaCl देखिए यहाँ पे लिख देते हैं NaCl, तो सोडियम का होता है 23, सोडियम का होता है 23 प्लस NaCl का होता है 35.5, तो 5 और 3 8 और 3 और 2 5, यानी कि 58.5 होता है साथियों, 58.5। ठीक है, अगर इसको कटाया जाए 58.5 होता है। ठीक है, अगर इसका मोल निकाले हम, वाटर का मोल निकाले, तो वाटर का मोल निकालेंगे तो होता है गिवन मास। तो गिवन मास कितना दिया 90, मोलर मास, तो H2O का मोलर मास कितना होता है साथियों 18 होता है। तो ये तो हो जाएगा 18/90, यानी इसका मान कितना आ गया 5, और इसका मान हम निकालें तो इसका लगभग 0.1 आना चाहिए साथियों। हम इसके कैलकुलेटर का यूज करके निकाल ही देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 5.8 साथियों भाग देने के बाद आएगा इसका मोल Na प्लस Cl का वैल्यू आएगा 0.0986 आएगा जी। ठीक है, यानी दोनों का मोल निकल गया, इसका भी मोल निकल गया और इसका भी मोल निकल गया वाटर का। देखिए तो कह रहा है क्वेश्चन में कि NaCl का मोल प्रभाज निकालिए। तो साथियों मोल प्रभाज का फॉर्मूला देखिए, मोल प्रभाज को X कहते हैं, और किसका मोल प्रभाज निकालना है NaCl का निकालना है। तो कहेगा कि Na का मोल यानी कि सोडियम की मोलों की संख्या बटा सोडियम के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। साथियों क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन है बड़ा नहीं। NaCl का मोल कितना दिया है साथियों 0.0986, और इसका मोल कितना दिया है, तो NaCl का फिर लिखेंगे 0.0986 प्लस जल का कितना निकला था 5 निकला था, तो 0.0986 बटा कितना होगा जी, इसको जोड़ेंगे तो 5 का 5.0986, जब इसको हम कटाएंगे तो कट कर आएगा 0.01, 0.0986। साथियों इसका आंसर आने वाला है X NaCl हम ज्ञात करें तो 0.019 आएगा। इसको 2 में भी लिख सकते हैं 193। ठीक है, तो साथियों देखिए इसको हल करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 0.019 आ रहा है 0.019।
2 तो नहीं लिख सकते हैं, इस 2 के अराउंड भी है, तो साथियों 2 तो होगा नहीं, ये तो ज्यादा दे दिया है, ये भी नहीं होगा, 0.02, 0.02, 0.01, तो इसका आंसर होना चाहिए 0.2। ये इसके भी समकक्ष है, लेकिन ये प्रॉपर सही नहीं लग रहा क्योंकि इससे थोड़ा सा और ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और इसको अच्छा से देख लीजिए। मोल प्रभाव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दिए गए मोलों की संख्या बट्टा कुल मोलों की संख्या अनुपात होता है उसके, बस। अगला क्वेश्चन साथियों, फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साथियों कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी है, तो कह रहा है कि बताइए कि इसका मोलल सांद्रण बताइए। मोलल सांद्रण का मतलब होता है कि मोलारिटी पूछ रहा है, तो साथियों इसमें सॉल्यूशन कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम कितना दिया है जी, तो बिलियन कितना है, और ये मास में दिया है ना, चलिए वॉल्यूम नहीं लिखेंगे जी, मास है, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो साथियों बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया है, 234.2 ग्राम, ठीक है। और चीनी का द्रव्यमान, मास ऑफ शुगर, साथियों चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो ये कितना दिया है जी, ये दिया है 34.2 ग्राम। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन है कि एक बिलियन है 234.2 ग्राम, उसमें उस बिलियन में चीनी कितना है 34.2 ग्राम, यानी कि चीनी क्या है, चीनी एज ए सॉल्यूट का काम कर रहा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो यानी कि विलायक की द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे बिलियन में से। बिलियन में दो ही पदार्थ होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, तो आप घटा दीजिए 234.2 माइनस 34.2, जब आप इसको घटाओगे तो आएगा 200, ठीक है, 200 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा, 200 ग्राम। मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको यहाँ पे सॉल्वेंट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास, मोलर मास। यहाँ पे मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया साथियों, गिवन मास दिया है, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, तो 34.2 ग्राम, और चीनी का मोलर मास निकालना है C12H22O11, C12H22O11, तो 334.2, और चीनी का मोलर मास निकालिएगा तो 342 आता है। कितना आता है साथियों, 342 आता है। जब आप इसको कटाइएगा तो 0.1 मर्त में कटेगा। कितना मर्त में कटेगा जी, 0.1 मर्त में ये कट जाएगा। तो अब देखो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी ज्ञात हो गया, तो स्मॉल m निकालने का फॉर्मूला होता है n बटा मास, n बटा मास, मास किसका, सॉल्वेंट का, अगुणे 1000 अगर ग्राम में दिया होगा तो बताइए 0.1 आ गया मोल, और मास कितना है जी, तो मास है 200, और ये है 1000 है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 बचे 10, यानी कि 0.1 में आपको गुणा करना है 5 से, तो साथियों आएगा 0.5, इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा 0.5 होगा। ठीक है, चलिए इसको लिखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कौन सी कमी आती है। जब भी कोई जलीय विलयन होगा, देखिए जलीय विलयन कोई है, जलीय विलयन, जब भी कोई जलीय विलयन आपको दिखाई दे, यानी आप समझिएगा कि उसमें क्या है, आयतन है। ठीक है,
कह रहा है कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कौन सी कमी आती है। साथियों, क्वेश्चन बड़ा ही रोचक है और समझदारी वाला भी क्वेश्चन है कि जलीय विलयन के ताप में अगर वृद्धि कर दें तो उनमें कौन सी कमी आती है। मोलरता बढ़ने लगता है, बढ़ने में, कि ये दूसरा कह रहा है कि मोलरता घटने में, तीसरा कह रहा है कि मोल अंश में, चौथा कह रहा है कि W/W बोले तो मास। देखिए साथियों, जब भी जलीय विलयन है यानी कि आयतन कहता है, जब भी जलीय विलयन का मतलब होता है कि उसमें आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी जलीय विलयन आए तो यानी कि उसमें मोलरता नहीं होगा, और ऐसे भी मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है, ना उस पर पड़ता है, ना ये और ना ही ये, यानी कि तीनों में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था जलीय विलयन, और जलीय विलयन का मतलब क्या होता है? आयतन होता है। तो आयतन पे, और आप जानते हैं ना कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल T होता है, यानी कि आप आयतन जब बढ़ेगा कब? जब ताप में वृद्धि होगी। जब आयतन कब घटेगा? जब ताप में आयतन बढ़ेगा तो ताप घटेगा, आयतन घटेगा तो ताप बढ़ेगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो जब भी आयतन की बात आएगी तो ये किस में वृद्धि हो जाएगी? ताप में वृद्धि करेंगे, मोलरता बढ़ जाएगा। साथियों, एक बात समझना है क्या कि ताप में वृद्धि करने से मोलारिटी कैसे बढ़ जाता है, इसको समझते हैं। ये तो समझ गए ना कि ताप बढ़ेगा तो किस में वृद्धि होगी? तो मोलारिटी में होगी। ऑप्शन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे मोलारिटी में वृद्धि, मोलारिटी में कमी देता, यानी कि मोलरता में कमी, तब कैसे बनाते, ये समझिएगा। देखिए साथियों, m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है n/v। अगर मान लेते हैं, और आप जानते हैं ना कि ताप आप बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा? घटेगा। देखिए, ताप में वृद्धि हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रहा है, यानी कि आयतन जो है इसमें क्या हो रहा है? कमी। जब भी अगर ऊपर वाला संख्या नियत रहे ना, तो नीचे वाले संख्या के मान में अगर कमी आए ना तो वैल्यू बड़ा आता है। वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। फिर से एक बार समझिएगा, ताप में आप वृद्धि करोगे तो क्या होगा? गैस के अणु उड़ना स्टार्ट करेगी, और उड़ना स्टार्ट करेगी तो आयतन क्या होगा? घटेगा। आयतन अगर घटेगा, मान लेते हैं कि 5 में भाग देना है आपको 2 से, और 5 में भाग देना है आपको 3 से, बड़ा कौन हुआ? बड़ा ये हुआ। कारण क्या है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, और इसका क्या है? इससे बड़ा है। ऊपर वाला तो दोनों नियत है, लेकिन नीचे वाला ये आपको देखना है। और आप जानते हैं कि जब ताप में वृद्धि करेंगे तो आयतन में क्या होगी? ताप में वृद्धि करेंगे तो आयतन में कमी आएगी, और आयतन में कमी आएगी तो आप इससे समझ सकते हो कि 5/2 और 5/3। तो देखो, तो कम में जब सेम संख्या से भाग देते हैं, वही संख्या है, तो वैल्यू हमेशा बड़ा आता है। इसलिए जब भी ताप बढ़ता है ना तब मोलारिटी में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में यहाँ पे कमी दिया रहता या अपरिवर्तित दिया रहता तो क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ताप पर निर्भर करता है। कह रहा है कि कौन सी राशि है, ऐसे राशि इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ताप पर निर्भर करता है। साथियों, तो ताप पर निर्भर करने वाला आपको बताना है। ऑप्शन दिया है मोलरता, मोल अंश, मोल द्रव्यमान की मोलरता। देखो जी, ताप पर वही निर्भर करता है जिस पे आयतन होता है, क्योंकि आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? ताप के। ताप बढ़ेगा, आयतन घटेगा, आयतन घटेगा, ताप बढ़ेगा। साथियों, आपको हम बताए थे कि आयतन 2 ही राशि में होता है कंसंट्रेशन में। एक होता है मोलारिटी, और एक होता है नॉर्मलिटी। तो ऑप्शन में देख लीजिए दोनों में से कौन दिया है, क्योंकि इसी में क्या होता है? इसी में होता है वॉल्यूम। क्या होता है साथियों? आयतन होता है, और जहां आयतन होगा वहां ताप प्रभावित करेगा, और जहां आयतन नहीं होगा वहां पे ताप प्रभावित नहीं करेगा। तो क्वेश्चन घुमाकर पूछा है कि निम्न में कौन ताप पर निर्भर करता है, तो ताप पर वही निर्भर करेगा साथियों जिस पे आयतन दिया होगा। तो देख लीजिए आयतन किसमें? इसमें आयतन नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, यानी आंसर हो जाएगा ये। क्या ही दिक्कत है इसमें? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है ये, इसको पूरा एक्सप्लेन से समझेंगे, ऐसे इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी बता देते हैं। किसी गैस की विलायक में विलेयता का मान क्या होता है? ऐसे अजीब क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके हर एक मॉडल सेट में भी ये दिखाई देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है।
क्वेश्चन है कि किसी गैस की विलायक में विलेयता का मान कितना कितना होता है, इक्वेशन बताना है, या फिर ऐसे भी दे देता है कि समीकरण क्या होता है। तो चलिए साथियों, इसका आप लोग कमेंट में इसका जवाब कीजिए कि इसका जवाब होगा क्या, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन के साथ जवाब देते हैं। ऑप्शन है एस इक्वल टू के इंटू पी एक्स, एस इक्वल टू ये और ये, और इनमें से सभी साथियों इसका आंसर होगा ए, एस इक्वल टू के इंटू पी एक्स। इसका मतलब क्या होता है, मतलब समझते हैं साथियों। क्वेश्चन है किसी गैस के विलायक में विलेयता का मान कितना होता है। साथियों जब आप लोग सॉल्यूशन पढ़ लिए होंगे तो एक यहाँ पे टर्म आप लोग पढ़े होंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक टॉपिक आता है कि द्रव में गैस की विलेयता, आपको यह समझना रहता है। और एक और भी बात आप लोग समझे होंगे, हेनरी का नियम। साथियों अगर आप नहीं समझे होंगे हेनरी का नियम, तो आज यहाँ पे आप समझ के भी जाएंगे कि हेनरी का नियम क्या कहता है, क्योंकि ये हेनरी के नियम पे ही छुपा हुआ है। आपके जहन में आएगा कि सर यहाँ पे केएच तो दिखाई ही नहीं दे रहा, फिर हेनरी का नियम कैसे। आइए यही तो समझना है, यही तो इस तथ्य की इंटरेस्टिंग तथ्य है जी। है क्या कि कह रहा है कि किसी गैस का विलायक में विलेयता का मान का समीकरण क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है। देखिए हेनरी का नियम आप लोग दो टर्म में पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, उस गैस में घुले हुए मूल अंश जो होता है उस गैस पे आरोपित दाब के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। आप लोग ऐसे पढ़े होंगे। और एक क्या होता है, इसको समझिएगा। हेनरी का नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी द्रव में, इस थ्योरी को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहां पे हेनरी का नियम भी छुपा हुआ है और सॉल्युबिलिटी इक्वेशन भी यहीं पे छुपा हुआ है, और इसी से हम हेनरी का नियम भी निकालेंगे। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हेनरी का नियम निकलेगा। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता। साथियों एक बात समझिएगा, यहाँ पे यही टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे गैस की विलेयता कहता है, देखिए जब भी कोई पदार्थ किसी पदार्थ में घुलेगा तो अपना मोल फ्रैक्शन लेकर घुलता है। तो यहीं पे अगर विलेयता की जगह पर मोल फ्रैक्शन कह दे तो हेनरी नियम हो जाएगा, अगर विलेयता बोले तो क्या हो जाएगा, इस टॉपिक को फुलफिल करेगा। ठीक है साथियों, कहता है कि इसको आप प्रॉपर कॉपी में लिखेंगे भी क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि हेनरी का नियम क्या है। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्वेश्चन सुनिए साथियों, कहता है कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अगर आप जानते हो कि विलेयता को एस से सूचित करते हैं तो एस समानुपाती यहां पे क्या आएगा, पी एक्स होगा। क्या होगा साथियों, पी एक्स। चलिए बहुत अच्छा, एस समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा, और बराबर का आप जानते हो कि जब भी समानुपाती हटाया जाता है बराबर लिखा जाता है, कांस्टेंट का यूज किया जाता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, एच होगा। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट क्या होगा, के होगा, और ये है पी एक्स। यही है सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन। आप कहिएगा इस तरीके क्या है, तो एस जो है ना, एस को हम लोग बोलते हैं विलेयता। ठीक है, के जो है नियतांक है, विलेयता नियतांक भी आप बोल सकते हैं। इसी को हम लोग आगे चल के हेनरी नियतांक बोलते हैं। और पीएक्स जो है ना, आंशिक दाब है, आंशिक दाब। साथियों एक बात समझिएगा, तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा ए। एक यहाँ पे समझना क्या है, टर्म समझना ये है, पिछले बार का क्वेश्चन भी था जी, पिछले बार का ही एग्जाम का क्वेश्चन है, 2000 बोले तो 21 का क्वेश्चन है कि बताइए कि सक्रिय द्रव्यमान को किस में लिखा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान। साथियों एक और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है,
मतलब समझिएगा, क्यों सक्रिय द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इसको आइए इस टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं यहाँ पे कि सक्रिय द्रव्यमान साथियों होता क्या। साथियों अगर मान लेते हैं कि आप पानी लिए वो जल, और आप जल में नमक डालें NaCl, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि नमक पूरा घुल जाए। तो जितना नमक पानी में घुल जाए ना वही सक्रिय द्रव्यमान होती है, और जो घुल जाए उसको क्या बोलते हैं, विलेयता बोलते हैं साथियों। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि सक्रिय द्रव्यमान को किस में लिखा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एस को किस में लिखा है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। साथियों बात समझ में आ रही होगी, यही है सक्रिय द्रव्यमान, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई पदार्थ को हम किसी पदार्थ में डालें तो पूरा घुल ही जाए, और वो भी गैस की बात हो रही है। बताइए कोई जरूरी है कि गैस पूरा पूर्ण रूप से पानी में घुल ही जाए, नहीं ना। और जब नहीं है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, जितना घुल रहा है ना उसी की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे एस क्या है, सॉल्युबिलिटी है, तो एस को किस में लिखा गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है साथियों। स्क्वायर ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि ये इसका सक्रिय द्रव्यमान को लिखा गया है जितना पदार्थ उसमें घुला है साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा ये। अब एक बात समझोगे, देखिए ये नियम यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा, हम इसका दूसरा परिप्रेक्ष्य आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये पहला, लेकिन हो सकता है कि ये परिभाषा आप लोग नहीं जानते हो, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में क्या कह रहा है कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता। साथियों देखिए विलेयता की बात आ रही है। अच्छा बताइए हेनरी का नियम क्या कहता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात समझना क्या है। अच्छा इसको तो आप समझ गए होंगे कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता, विलेयता उसके आंशिक दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही हेनरी नियम भी कहलाता है, या इसको विलेयता आप कह लो, ठीक है। हेनरी का नियम आप क्या जानते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा। हेनरी के नियम एक और परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। हेनरी लो, हेनरी लो, हेनरी का नियम अब यहाँ पे समझिएगा। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, दोनों सही है जी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे विलेयता के जगह पर विलेयता, जैसे विलेयता किसका आप चेक कर रहे हैं, किसी द्रव का गैस, किसी गैस का द्रव में चेक करें, या किसी द्रव में गैस की विलेयता आप चेक करें, मतलब तो एक ही है ना विलेयता। अगर विलेयता के जगह पर ना यहाँ पे विलेय का मूल अंश लिया जाए, विलेय का मूल अंश, साथियों बड़ा ही सुंदर टर्म चल रहा है जी। विलेयता के जगह पर विलेय का मूल अंश लिया जाए ना, तो देखिए होता क्या है, समझिएगा साथियों। विलेयता के जगह पर अगर विलेय का मूल अंश लिया जाए ना, तो परिभाषा क्या होता है, परिभाषा होता है नियत ताप पर किसी गैस की, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये क्लास ऑब्जेक्टिव का है। और आप याद रखिएगा आने वाले वीडियो में हम लोग हेनरी का नियम भी लेकर आएंगे, उसमें आपको प्रॉपर वे में बताएंगे कि हेनरी का नियम क्या होता है, हेनरी का एक ग्राफ कैसे, हेनरी नियम का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इसका अप्लाई कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग बहुत सारी चीज देखेंगे। नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, और यहाँ पे विलेयता में क्या लेंगे, विलेयता, बस यहाँ पे विलेयता की जगह पर लिख देना क्या जी, मोल अंश। किसका अंश, मोल अंश आंशिक दाब के समानुपाती होता है, बस यही आपको समझाना था, आंशिक दाब के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, P समानुपाती X हो जाता है। X बोले तो मोल, तो P का P समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा, और यहाँ पे एक नियतांक लिया जाता है जिसको H कहते हैं, और ये हो गया X। इसको क्या क्या कहते हैं ये आप समझ लीजिए। P को कहते हैं आंशिक दाब, आप इतना ही लिख कर आओगे 2 नंबर आपको मिलेगा, आंशिक दाब, और X बोले तो मोल अंश साथियों, और ये देखिए KH, यही है हेनरी बाबा, हेनरी नियतांक है ये, हेनरी नियतांक साथियों। ये रहा आपका हेनरी का नियम, यानी हेनरी का इक्वेशन कोई पूछे तो आप ये बताओगे। अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में कोई पूछे तो क्या बताओगे, S = KPX बताओगे, ठीक है। ये विलेयता के टर्म में है, और इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो और अच्छा है। तो ये विलेयता के रूप में है और ये हेनरी के रूप में है, तो इसका आंसर होगा ये।
और याद रखिएगा जब भी अब हेनरी का क्वेश्चन आएगा तो आप ये आंसर ये याद रखिएगा, ठीक है। P इजिकल टू KH इंटू एक्स, एक्स बोले तो मोलस होता है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको अच्छा से देखिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम पढ़ेंगे भी कि फैक्टर इफेक्टिंग क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म जो होता है इसको प्रभावित करते हैं, ये आने वाले क्लास में देखेंगे। अभी क्वेश्चन अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आनंद उठाएंगे। बस आप लोग से यही अपील है कि वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपको हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको लेकर आए। देखिए यहाँ पे सिर्फ टिक आउट नहीं होगा जी, टिक आउट होने के लिए बहुत सारे किताब पढ़े हुए हैं, आप ABCD करके उसका आंसर याद भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ पढ़ना है तो आप इस चैनल पे एकदम बने रहे, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, एकदम वैरायटी के। सिर्फ नॉर्मल ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन शुरुआत नॉर्मल से किए थे लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ा रहा है। जितना भी मेरा क्वेश्चन आएगा ना टॉपिक वाइज आएगा साथियों। आप ये जब ये क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको रिलेट कर पाए होंगे कि ये क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आया है। आपको हम बता दें कि इसमें दो ही टॉपिक को अभी सम्मिलित किया गया है, एक है सॉल्युबिलिटी और एक है कंसंट्रेशन, यानी कि दो ही टॉपिक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाव व्यक्त किया जाता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, अभी आपको बताए भी थे कि अगर मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूट है, ठीक है, और कोई सॉल्वेंट है तो ये सॉल्यूशन बनता है। तो अगर मान लेते कह रहा है कि विलय का मोल प्रभाव बताना है साथियों, तो आप जानते हो मोल प्रभाव को कहते हैं एक्स, और किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो यहाँ पर लिख देंगे साथियों सॉल्यूट। पहले बनाएंगे, पहले तुम लोग कमेंट करो, तो पहले मजा नहीं आ रहा है, कमेंट करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम बताते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए। बताओ साथियों, आप लोग के लिए ये 10 बजे रात 10 बजे वीडियो शूट हो रहा है। आप लोग बस करना यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों। आप जितना प्यार दिखाइएगा उससे कई गुना हम आपको इसके बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्यार आपको हम देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए साथियों इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसका मोल, तो सॉल्यूट का मोल बटा सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, प्लस ये प्लस किसका मोल, सॉल्वेंट का। आओ जी, तो देखो तो एक फॉर्मूला का n होना चाहिए और n प्लस n होना चाहिए। ये सॉल्यूट का मोल है, ये सॉल्यूट का मोल है, ये सॉल्वेंट का मोल है। अब जानते हो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट के मोलों की संख्या बट्टा सॉल्यूट के मोलों की संख्या प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या, यानी बालक आंसर इसका होगा, आंसर दोनों का एक ही दिया है जी, ये क्या बालक, ये दोनों आंसर एक ही हो गया है। तो दोनों में सब कोई मारो, ये आपका ही यहाँ पे चलती, आप बी करो तो भी सही और कोई दिक्कत नहीं, हाँ, और आप ए लिखो तो भी सही, यानी दोनों ऑप्शन सही है, बाकी इसका कोई चर्चा नहीं है, एकदम गलता है जी ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो होगा समाप्त। बस आपको इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि ये बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी इस बार 2023 में एग्जाम देने वाले हैं सबके पास ये वीडियो जाए। आप पढ़िए कहीं भी, लेकिन कम से कम अपना पढ़ाई का प्रैक्टिस कम से कम इस चैनल पे आके कीजिए। आप जहां भी पढ़ रहे हो पढ़ाई करते रहिए, लेकिन बस आपको इस चैनल पे आकर के क्वेश्चन देखते रहना है कि कैसे बनता है, आप पढ़े क्या है, क्या क्या सीखे हैं, और क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पढ़ाई में सुधार कीजिए या फिर चैनल पे बने रहिए। सभी टॉपिक को हम लोग कराते रहेंगे यहाँ पे, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव। निम्न में हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरी के नियम अभी बताए थे जी, कहता है कि हेनरी का नियम आंशिक दाब जो है द्रव में घुली मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है। तो P समानुपाती x, तो P समानुपाती हटेगा तो बराबर है k है x, हो गई। ये है हेनरी का नियम, है जी हेनरी। यहाँ पे h ले लेना जी, हेनरी कांस्टेंट है, ना तो हेनरी बाबा खिसिया जाएंगे, ये खाली k लिखता है और h नहीं लिखता है, ये गलत बात है। कहेंगे h माने का, h बोले तो हेनरी, तो हेनरी को भुलाइए मतलब इस, ये आप समीकरण को हमेशा याद रखिए, P इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आप इसका आंसर तो होना चाहिए 20 का ए, होना चाहिए नहीं 20 का ए ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही।